नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और ये जो है क्लास 6 का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, यूनिट 2 आरंभिक मानव की खोज, यूनिट 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक और यूनिट 4 आरंभिक नगर, ये हम लोग चारों कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो बिल्कुल बेसिक सा बुक है, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए बड़ी साबित हो सकती है। आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ और आप कुछ समय बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितनी आपको हेल्प करेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम में प्री का क्वेश्चन हो, यानी मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, या किसी भी एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, यानी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ देखेंगे ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं, क्योंकि मैं डिस्कशन ये कर चुका हूँ। तो जो लोग भी लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, तो आप ज़रूर जाके देखेंगे। एक सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 1 तो आप जाके देख ही लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिर एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों जो है एनसीईआरटी यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों आज के एग्ज़ाम में इसका रोल जो है अधिक हो गया है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को जो है ज़रूर देखेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल पे जो है और भी बहुत सारे लेक्चर जो है यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड है यहाँ पे, अर्थमेटिक पर्सन का, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ इसके पैरेलल में यहाँ पे आपको करेंट अफेयर कराया जा रहा है। ठीक है, और करेंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम में आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे जो अभी करेंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, पीडी से कवर कर रहे हैं, तो आप जाके देखेंगे काफ़ी जो है बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। आप 2, 3, 4 लेक्चर देखें, उसके बाद आप खुद अपने आप में चेंज महसूस करेंगे। तो इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अब ये किताब इतना सुंदर लिखा गया है कि देख सकते हैं हर एक जो है अध्याय में एक क्वेश्चन होता है। जैसे देखें, पुस्तकालय में मेरी, ये कोई लड़की है, देखें यहाँ पे, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो सिंपल सा कहानी यही रहा कि मेरी जो एक छात्रा है वो पुस्तकालय पहुंचती है और पुस्तकालय में एक कोने में पड़े एक अलमीरा पे उसकी नज़र पड़ती है, उसको खोलती है। तभी उसके शिक्षक के द्वारा बताया जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस अलमीरा में जो है वेदों का संग्रह है। अब मैरी के दिमाग में आया आखिर वेद क्या है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, चलिए। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक देखेंगे, शायद तुम्हें वेद के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना देखेंगे, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। यानी ये बात की जा रही है आज के रिस्पेक्ट में, आज से 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा जो है प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, प्रार्थना को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में जो है प्रार्थनाओं का कलेक्शन है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले दिख रहे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे।
वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। देखिए, जो भी वैदिक प्रार्थना वगैरह बने हैं, इसकी रचना कौन किया है? ऋषियों के द्वारा किया गया है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी उस समय की एजुकेशन कैसी थी? ऋषि वगैरह मान लीजिए कहीं बैठे होते थे, ठीक है, और उन्हीं के पास जो है, जो भी शिष्य हुए उनके पास बैठते थे और इनको जो है सस्वर उसको पढ़ाया जाता था। यानी ये लिखवाया नहीं जाता था, इनको याद करवाया जाता था। ठीक है, क्लियर होगा आप सभी को। ये जितनी भी रचनाएं थी, जितनी भी प्रार्थनाएं थी, इनको क्या किया जाता था? उनको कंठस्थ करवाया जाता था, याद करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। देखिए, ऋग्वेद की जो भाषा जनरली थी वो संस्कृत थी, या इसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ा भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। अब भाषाएं क्या होती हैं? भाषा हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी को पता ही है कि भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है जिससे हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यदि हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत भाषा यहाँ पे देखेंगे भारत और यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं यहाँ पे जैसे देखेंगे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये संस्कृत भाषा का परिवार से जुड़ा हुआ ये सारे जो है भाषा है जितने हमने अभी देखा, तो इसका परिवार देख सकते हैं। यानी उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर जो है अंग्रेजी शब्द में देखो। तो आप देख सकते हैं तीनों में कैसे समानता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? बताएं। आप जो है बताएंगे, आप लिखेंगे। मैं आपको बताया था कि एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसका आंसर करने का प्रयत्न करें, उसे लिखे आप। ठीक है, तो आप बताइए कि इन सभी में क्या कोई समानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यानी देखेंगे तो द्रविड़ भाषा में ये सब भाषा आ जाएगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये एक दूसरे से मैच करती हुई दिखेंगी आपको। जबकि झारखंड और मध्य प्रांत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखें, एक एक्टिविटी दी गई है, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है और उन भाषा के परिवार को पहचानने की कोशिश करो। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ध्यान देंगे, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो कैसी है? लिखी गई है या छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ध्यान देंगे, उसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो मैं आपको थोड़े देर पहले बताया कि ऋग्वेद जो है क्या होता था, जो भी इसके ऋषि महर्षि जो जानकार होते थे वो क्या करते थे? इसका वाचन करते थे, इसका प्रार्थना, जो है इसको पढ़ते थे और कुछ जो है इनके शिष्य उनको सुनते थे। तो लिखित जो है उस समय कोई कहानी नहीं थी। ठीक है, अभी से जो है 200 साल पहले जो है इसका छापने का काम हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी देखेंगे तो ये जो है ऋग्वेद का जो है सकाल वर्जन है। तो हिस्ट्री का हम लोग अलग से जो लेक्चर देखेंगे वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल को जनरली 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। एक आपको ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल।
दोनों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको कवर करेंगे। अभी हम लोग फैक्चुअल रहते हैं, एनसीईआरटी को ही देखते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? क्वेश्चन है, जो भी इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखें, इतिहासकार जो है पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ध्यान देंगे, जो भी पुरातत्वविद होते हैं उनके पास जो है अध्ययन करने के लिए जो है भौतिक कुछ अवशेष भी होते हैं, साथ ही साथ कुछ लिखित स्रोत भी होते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, एक है ब्यास और दूसरा सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों के मानचित्र पृष्ठ संख्या जो 2 में है आप देख सकते हैं, ब्यास और सतलज नदी को। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे सूक्त देखते हैं जिसमें विश्वामित्र नामक जो है ऋषि हैं और जो है पूजित दो नदियाँ, इनके बीच में एक संवाद है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखें यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप ऋग्वेद की जो है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। अब देखिए इसे पांडुलिपि क्यों कहते हैं, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पहला लेक्चर में आपको उत्तर पता होगा। ठीक है, देखिए, भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये जो आपको यहाँ पे एक पांडुलिपि दिख रही है, ये ऋग्वेद का एक कॉपी है जो हमें कश्मीर में प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो संवाद हुआ उसको हम लोग देखते हैं, क्या संवाद रहा। देखिए, विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो ध्यान देंगे, क्या है? हे नदियाँ, अपने बछड़े को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। नदियों के बारे में विश्वामित्र से कहा जा रहा है। इन द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदिया का उत्तर है, ये विश्वामित्र का संवाद जो है नदियों से है। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती हैं। एक बार निकलने पे हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमेशा प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आगे देखिए, विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र से रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। ये वह, ध्यान देंगे, यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़े और गायों से की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में जो है युद्ध होता था, वो होता था गायों के लिए। ठीक है, गायों के लिए युद्ध होता था और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उस समय का गाय ही था। चलिए, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। अब देखिए, क्लियर ही आपको पता है कि परिवहन के लिए क्या साधन की बात की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। तो ध्यान देंगे, यदि ऋग्वेद की बात करेंगे हम लोग
तो वहाँ पे जो है आपको ध्यान देंगे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी की तो चर्चा है, जिक्र है, लेकिन गंगा यमुना का चर्चा एक ही 2 बार है। ठीक है, तो गंगा नदी का चर्चा ज़्यादा नहीं है। मानचित्र 1 को देखना है, आप देख सकते हैं पहले लेक्चर में। ऐसी 5 नदियाँ की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है, यानी इन नदियों के अलावे जो भी हैं। चलिए, वो एक्टिविटी दिया है, चूंकि ये बुक जो है बच्चों के लिए लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरगाह हो, जहाँ पे जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सके। अब ध्यान देंगे लड़ाई किसके लिए होता था, तो हमने बताया एक गायों के लिए, दूसरा देखें वैसे भूमि के लिए जहाँ जो है क्या हो, चरगाह क्षेत्र हो। ठीक है, जहाँ पशु जो है इजिली क्या कर सके, चर सके, अपना चारा उनका उपलब्ध हो। और वैसी भूमि के लिए जहाँ जो है जौ जैसी फसल आसानी से उपजाया जा सके, इसी के लिए लड़ाई हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं, ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इसको। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के लिए भी लड़ाई होता था। आगे देखें, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो जो भी जीता हुआ धन था, वो युद्ध में जो है जीता हुआ धन सरदार एक रखता था, उसके अलावा पुरोहित, कुछ आम लोगों में, और कुछ जो है यज्ञ के लिए रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। आगे देखते हैं, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। ध्यान देंगे, पुरुष जो है इन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन कोई अस्थाई सेना उस समय नहीं थी। जैसे आज की सेना होती है, हमारे पास जो है एक आर्मी है अपने देश का। ठीक है, तो वैसी कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। तो उस समय सभा होता था। ठीक है, ध्यान देंगे, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह और मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों की अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ध्यान देंगे, जैसे क्या होता था उस समय, जनरली लोग जो है उस समय कबीलाओं में रहा करते थे, और कबीला में जो व्यक्ति बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसे ही सरदार चुना जाता था। और वो सरदार क्या करता था, दूसरे कबीले से, ठीक है, और जो भी उसके जिस पे हमला कर सकते थे उस कबीले पे, उनसे क्या करता था, उन लोगों का रक्षा करता था। तो सरदार का काम होता था कि उन लोगों का रक्षा करे, और इसके बदले क्या होते थे, कबीले के लोग जो है सरदार को कुछ दिया करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ध्यान देंगे, लोगों का वर्गीकरण उस समय कैसे था, आज जैसा नहीं था बिल्कुल। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण था उनके काम के आधार पे। ध्यान देंगे, उनके काम के आधार पे लोगों को, उनके भाषा के आधार पे, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पे जो है, उनके सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार पे, उनके आधार पे उनका वर्गीकरण किया। यानी जो जैसा काम करेगा उसका वही जाति होगा। उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाली कुछ शब्दों को देखो। जैसे ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुसंधान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। अब देखिए आगे एक स्टेटमेंट इसमें आपको दिखेगा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ध्यान देंगे, तो जैसे आपको बाद में इतिहास में देखने को मिलेगा कि राजा का बेटा फिर राजा बन जाता था, तो वैसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। कबीला में जो कुशल योद्धा होता था, जो कबीले का रक्षा कर सकता था, वही जो है राजा बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। अब देखिए राजा क्या करते थे, लोगों का रक्षा करते थे, और क्या क्या करते थे आप सोचे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जनता के लिए जन। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इन विषय पे तुम अध्याय 6 में जो है विस्तार से पढ़ोगी। तो इसको हम लोग जन क्या होता है, विष क्या होता है, आगे चल के देखेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन, विष जैसे कई उल्लेख जो है मिले हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी खुद को आर्य कहते थे। ध्यान देंगे, जो लोग भी ये प्रार्थना बना रहे हैं, जो लोग भी ऋग्वेद में प्रार्थना लिख रहे हैं, वो अपने आप को क्या बता रहे हैं कि हम आर्य हैं। वो अपने आप को क्या बता रहे हैं, हम आर्य हैं। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अपने को आर्य और अपने विरोधियों को दास कहते थे। दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो आर्य जनरली क्या थे, आर्य कोई एक जाति नहीं थी, आर्य जो है एक भाषा बोलने वाले लोग थे। आर्य जितने लोग थे एक प्रकार का भाषा बोलने वाला एक समूह था। बाद के समय में दास जो है स्त्रीलिंग दासी शब्द के लिए मतलब गुलाम हो गया था। लेकिन उस टाइम पीरियड की बात है कि जो भी लोग आर्य नहीं थे वो लोग क्या थे, दास थे, उनके लिए दास शब्द यूज किया जाता था। आगे देखिए, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। आगे देखें, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अब देखिए ऋग्वेद की रचना हो रही है, ये बात हो रही है आपको उत्तर पश्चिम की। देखिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उत्तर पश्चिम यही वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहीं पे आपको ऋग्वेद की जो है रचना हो रही है। और पैरेलली में उस समय क्या हो रहा है, तो उस समय और भी जो है क्या हो रहा था देखेंगे हम लोग। खैर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी, खामोश प्रहरी कहानी महापशानों की। अगले पृष्ठ पे चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापशान नाम के जाने जाते थे। ठीक है, महा मतलब बड़ा, पशान मतलब पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर के नाम से शिलाखंड को जानते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पे लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यहाँ पे करीने हैं, ये बड़े तरीके से लगाए गए थे। महापशान कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। तो ये महापशान क्या होता था, एक शिलाखंड होता था, एक पत्थर का टुकड़ा होता था, जहाँ भी कोई व्यक्ति दफन होता था। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति दफन हुआ तो यहाँ पे जो है ये टुकड़ा लगाया जाता था। आगे देखें, ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण महापशान जो है पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए थे, हम लोगों ने देखा था। कुछ महापशान जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं और कुछ महापशान जमीन के भीतर भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर जो है मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापशान के निर्माण के लिए लोगों ने कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये देखिए यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, देखेंगे तो ऊपर जो है इस तरह का एक महापशान के ताबूत सावधान है। ये यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो एक आपको दिखाया जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ठीक है, क्या समानता है, मृतकों को खास किस्म
के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जानते थे, इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, शमान तथा पत्थर और सोने की गहना। तो ध्यान देंगे, लोगों को जो दफनाया जाता था तो इनके साथ जो है कुछ वस्तुएं भी मिलती थी, जैसे लोहे का औजार मिलता था, ठीक है, हथियार मिलते थे, घोड़े का कंकाल मिलता था, ठीक है। अब उस समय भी ये मान्यता रही होंगी कि व्यक्ति जो है मरने के बाद भी उसको वस्तुओं का जो है नीड होता है, ज़रूरत होता है, तो ऐसे लोग करते होंगे। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान देंगे। जब हम लोग अभी पिछले यूनिट में देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो क्या आपने लोहे का प्रयोग वहां पर देखा था? ध्यान देंगे, आप बताएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापाषाण कब्रों में मिले रहे लोहे के जो है सामान, बाईं ओर जो है घोड़े के लिए जो है यहाँ पे सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, ये सब दिखाया गया है, देखें यहाँ पे, ठीक है, ये आपका दिख गया, घोड़े का जो है सामान दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद कुछ यहाँ पे कुल्हाड़ी दिख रही है। अब ये सब जो दिख रहा है आपको, ये जो है लोहे का सामान है, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि पिछले यूनिट में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या हमने लोहे का वहाँ पे जिक्र किया था? ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा होगा लेक्चर फिर से देखेंगे, क्या हमने कहीं लोहे का जिक्र किया? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इशारा हमारा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली कहानी ये थी कि ऋग वैदिक काल में जो है बात करें तो दो भागों में इसको बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल में लोहा आया नहीं था, उत्तर वैदिक काल में लोहा आया, और लोहा के आने के बाद ही जंगलों का कटाई हुआ, ठीक है। और जंगलों के कटाई के साथ व्यापक रूप में जो है, यहाँ पे ध्यान ध्यान देंगे, मैं एक यहाँ पे छोटा सा आपके लिए मैप ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा आप समझे यहाँ पे, चूँकि ये किताब जो है अभी अधूरा है, ठीक है, और आगे चल के पूरा हो ही जाएगा किताब, ठीक है, तो आप बस सुनते रहें। ये कुछ रफली जो है डायग्राम है। तो इनिशियल टाइम पीरियड में जो आर्य लोग रहते थे, उनका रहने का जो है एरिया यही हुआ करता था, ठीक है, आर्य यहीं पर रहते थे, ठीक है, मैक्सिमम जो है आर्य यहीं पे थे। बाद में जब लोहे का आविष्कार हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में, तो जंगलों का कटाई हुआ, और इसके बाद आर्य जो है यहाँ से आगे जो है शिफ्ट हुए। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियल टाइम पीरियड में जो है गंगा और यमुना नदी का नाम जो है ऋग वैदिक काल में आपको केवल एक या दो बार मिला है, ठीक है, चूंकि आर्य जो है इस रीजन में आए ही नहीं था, गंगा आपका इस रीजन में हुआ, ठीक है, गंगा यहाँ पे हुआ, तो इस रीजन में वो आए ही नहीं थे, तो इसका जिक्र कैसे होगा? बाद में जैसे ही जंगलों का कटाई हुआ तो धीरे धीरे उनका प्रसार हुआ, आगे बढ़े वो, ठीक है। चलिए, कहानी वहाँ पे जो है कुछ रोचक कहानियाँ हैं, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग ये सीरीज देख लेते हैं, बाकी उसके बाद एक डेप्थ में हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, और उसके बाद आपका किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। चलिए देखें, अगला यहाँ पे है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है कि सामाजिक असमानता थी या नहीं थी। ध्यान देंगे, पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र से ज्यादा चीजें मिलती है, जैसे मानचित्र 2 पे पृष्ठ संख्या 14 पे ब्रह्मगिरी जो है उसको आप देखें, यहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में जो है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, यानी एक ही व्यक्ति के कब्र में जो है व्यक्ति के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी थे। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? देखिए, दो हमको कब्र मिलता है, ठीक है, दो कब्र मिलता है। एक कब्र में हमको देखे तो 33 जो है सोने के मनके मिलते हैं, शंख मिलते हैं, और दूसरे में आप देख रहे हैं कि सिंपल जो है कुछ मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो है सामाजिक विभेद था या नहीं। बिल्कुल था, ठीक है। और हिस्टोरियन का ये काम होता है कि इन्हीं सब साक्ष्य के उपलब्धता के आधार पे उस समय की कहानी लिखे। चलिए आगे देखते हैं, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? क्वेश्चन है आपके लिए, सोचेंगे इसको। कुछ कब्रगाह क्या खास परिवार के लिए थी? आप जैसे एग्जाम्पल अभी देख पा रहे हैं, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, या यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पार्ट जो है होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पे गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने और दोबारा आ सकते थे। तो जनरली जहाँ दफनाते थे वहाँ पत्थर वगैरह कुछ लगा देते थे। अब चलिए, आप देखे थे इमेज में
फर्स्ट लेक्चर में इनाम गांव। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में बात हो रही है। मानचित्र 2 में देखेंगे, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव की बात हो रही है, ठीक है। इनाम गांव को मैप में देखेंगे, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ये था इनाम गांव का स्थिति। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के ध्यान देंगे, यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव होगा? ठीक है, आप बताएं, इंटरप्रेट करके आप सोचे। एज ए पुरातत्वविद आप होते तो ये आपको साक्ष्य दिया जाता तो आप क्या सोचते हैं? ठीक है, क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? अब कंकाल का अध्ययन हमें क्या बताएगा, ध्यान देंगे। छोटे आकार के आधार पे एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो देखिए, एक कंकाल का एक डिमेरिट आपके सामने आ रहा है। क्या हमें पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? आपके लिए क्वेश्चन है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आज भी जो है पुरुष आभूषण पहनते हैं, आपको पता ही है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हाजियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों के ज़्यादा जो है बड़ा होता है। ये समझ कंकालों और आधुनिक अध्ययन पे आधारित है। तो इतना भेद करना ये तो आधुनिक अध्ययन ही बता सकता है, ठीक है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का जो है चरक संहिता नाम का किताब लिखा है। ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखा गया है। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां जो है, या यहाँ पर ध्यान देंगे, यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हैं, काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में जो है दांत वगैरह को भी ऐड कर लिया था, जोड़े वगैरह को, और इस तरह संख्या बताई थी। तो चरक के हिसाब से जो है 360, लेकिन आज आपको पता ही है कि ओवरऑल जो है एक वयस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डियां पाई जाती है। खैर, जो भी रहा हो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? आपको सोचना है, थोड़ा सा सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव की हम बात कर रहे हैं, मैप में इसको जरूर देखेंगे, आप एक बार ढूंढेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं मिला है, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर। इसके अलावा देखेंगे तो तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पे काटने का निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, शुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पे पाई गई है। तो ये सारा साक्ष्य जो है आपको इनाम गांव से मिला है, ठीक है। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र भी की जाती थी। तो ये सारा साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको? इनाम गांव से मिला है। चाहे गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, चावल, दाल, ये सब यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि बेसिक सा बुक है तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी जैसे ही आप 11-12 तक हम लोग पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सारे कहानी जो है एक दूसरे से लिंक हो जाएगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी फैक्ट जहां दिया है उसको पढ़ें। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों का काम धंधों का एक सूची बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। अब इसके आधार पर आप बताएं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे रहा करते होंगे। आपको ये साक्ष्य मिला है, ठीक है। यहाँ पे चावल भी मिल रहा है, दाल भी, यानी यहाँ के लोग खेती करते होंगे, ये तो स्पष्ट है। यहाँ पे आपको किसान भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पे क्या है, जंतु। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे, यानी
मछलियों की हड्डी भी यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आंवला वगैरह भी मिला है, यानी इस सब कृषि से भी वो लोग परिचित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ अन्यत्र जो है जानकारी है आपके लिए, ठीक है, जो हर एक चैप्टर के एंड में होता ही है, देखेंगे। एटलस में चीन को देखना है। चीन को आप देख सकते हैं 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण हमें पाते हैं। देखिए क्या है, ये एक लेखन कला है जो चीन का है, जो इमेज में आपको दिख रहा होगा। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, ठीक है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पे सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों के आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्म से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। तो ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी किया जाता था, ठीक है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, ठीक है, बेशुमार जो है दौलत इकट्ठा करते थे, जिनमें से बड़ी बड़ी जो है नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद में राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ। अब देखिए, ऋग्वेद के राजा हैं एक, और इन राजाओं में जो कोई फर्क आपको दिखता है तो बताएंगे। अब देखिए, कल्पना करना है कुछ आपको, ठीक है। अच्छा, इस हम लोग यूनिट में क्या क्या शब्द देखें। वेद क्या होता है? प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महाप्रशान, कब्र, कंकाल, ठीक है। इसके अलावा लोहा। तो इन सब शब्द से हम लोग परिचित हुए। तुम जो है 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। एक कल्पना करना है, इमेजिनेशन कीजिए कि आप जो है 3000 साल पहले जो है इनाम गांव में रह रहे हैं। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा होगा। तुम्हें जो है क्या लगता है खाने में जो है क्या दिया जाएगा? तो जो भी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आपको इंटरप्रेट करना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा है आपको, वेदों की रचना जो है प्रारंभ से देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग जो है 3500 साल पहले की जा रही है बात, यानी आज से 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई है लगभग। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत जो है 3000 साल पहले हुआ है। इसके अलावा इनाम गांव में जो है कृषकों का निवास रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पे कृषि के जो है हर एक फसल उपलब्ध है, तो इससे पता चलता है कि इनाम गांव में कृषि हुआ करता था। 3600 से जो है 2700 साल पहले ये घटना वहाँ पे, यानी कृषक जो है देखे गए। ये अनुमान है, इंटरप्रिटेशन है एक। चरक जो है लगभग 2000 साल पहले। ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मिलाना है आपको, देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेल करो। यहाँ पे देखिए क्या है, सुक्त है, रथ है, यज्ञ है, दास है, महाप्रशान है। अब देखिए, रथ किस लिए इस्तेमाल होता था आपको बताना है, ठीक है। दास किस लिए इस्तेमाल होते थे? देखिए, दास आपको पता ही है कि दास जो है गुलाम होते थे, सिंपल सी कहानी है। रथ जो है किसके लिए होता था? यहाँ पे देखिए सजाए गए पत्थर अनुसार अच्छी तरह से युद्ध में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप मैच करेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस वाक्यों को पूरा करना है, आप पूरा करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि देश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दासों का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते थे? महाप्रसाद में क्या क्या, जमीन पे गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे, ठीक है। जैसे कब्र वगैरह पे लगाया जाता था, तो ये सब आपको देखना है। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? इनाम गांव के लोग जो है क्या खाते होंगे, ठीक है। तो ये सब है। अब देखिए, कुछ प्रश्न है इस यहाँ पे आपके लिए। आज हमें जो किताब पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? ध्यान देंगे, इसको आप लिखेंगे कि आज जो भी हम किताब पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, पहला। अब किस किस बेसिस पे भिन्न है, ठीक है, आपको लिखना है। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, इसको भी आप लिखेंगे। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे अलग होता है, ये भी आपको बताना है। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए रहा। बाकी इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, ये जो है थोड़ा मोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो बाकी हम लोग ये चैप्टर जब पढ़ेंगे, वैदिक युग जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है हम वैदिक युग में सबसे पहले इनका हम लोग भौगोलिक प्रसार देखेंगे, ठीक है, कि भौगोलिक प्रसार कहाँ कहाँ है। यानी मैं पूरा वैदिक काल को आपको बड़ा बताऊंगा अच्छे से। इसके बाद इनकी सामाजिक स्थिति कैसी रही है उस समय की।
इनकी धार्मिक स्थिति कैसी रही है, ठीक है, उस समय का व्यवसाय क्या था, उस समय का जीवन कैसा था, ठीक है, जीवन कैसा था, जाति प्रथा की बात करेंगे, क्या उस समय जातियाँ थी आज जैसे हम लोग देखते हैं, यानी ये सब कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे चल के, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में इतना ही है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे कि जो भी ऋग्वेद जो है आज की किताबों से कैसे भिन्न है, इसको जरूर आप करेंगे। साथ साथ जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा तो जरूर आप करेंगे, ठीक है, कि राजा के जीवन जो है दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न है। तो तीनों क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाए। अगले लेक्चर में हम लोग फिर बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।